शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है फूलों का नगर। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ना शुरू करते हैं। फूलों का नगर। गुरु वशिष्ठ के यहाँ बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे और पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य क्या करते थे। तो बच्चों जो गुरु वशिष्ठ थे वह यहाँ बहुत से राजकुमार शिक्षा के लिए आते थे, दूर दूर से आते थे राजकुमार। वह गुरुकुल में ही रहा करते थे। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनसे किसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। वह बच्चों ये नहीं मानते थे कि ये ज्यादा बड़े राज्य का राजकुमार है तो मैं इसको ज्यादा सम्मान दूं, ऐसा कुछ नहीं। वह सबको समान समझते थे और समान रूप से शिक्षा देते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, जितने भी उनके शिष्य थे सभी सेवा करते थे, लेकिन अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य क्या करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूं। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। तो बच्चों शांतनु और अमृत को बुलाकर गुरुजी ने कहा, तुम दोनों ने बहुत सेवा की है, अब तुम्हारा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें दो सीख देता हूँ, इन्हें यदि तुम याद रखोगे, इनका पालन करोगे तो बच्चों हमेशा राज करते रहोगे और खुशहाली बनी रहेगी तुम्हारे राज्य में। वह शिक्षा थी बच्चों, एक तो अहिंसा के मार्ग पर चलोगे और दूसरा था बच्चों कि सदा प्रकृति की रक्षा करोगे। दोनों ने कहा ठीक है हम इसका पालन करेंगे और दोनों चल दिए। आगे देखिए। शांतनु ने कुछ वर्षों तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बचे रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। तो बच्चों शांतनु ने कुछ वर्षों तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही वह राजा बना, राज्य उसके अधिकार में आया, तो उसने क्या काम किया बच्चों, वह शिकार पर जाने लगा और पेड़ों को कटवा कटवा कर नगर बसाने लगा, जिससे कि पर्यावरण में असंतुलन फैल गया और उसके राज्य में सूखा पड़ गया। आगे देखो। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कोई खाली जमीन पड़ी देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता और कुछ ही दिनों बाद वहां रंग बिरंगे सुंदर फूल उग जाते। प्रजा भी अपने राजा का पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते। तो बच्चों वही शांतनु ने तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन अमृत जो है इनकी सीख को नहीं भूला था, अपनी गुरुजी की सीख को। जैसे ही वह राजकुमार से बच्चों राजा बना, राज्य इसके अधिकार में आया, तो उसने पूर्ण रूप से शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि बच्चों वह किसी भी बेगुनाह जानवर को नहीं मारना चाहता था। और साथ ही साथ बच्चों उसने प्रकृति की रक्षा करनी, इस बात को भी याद रखा। तो वह बच्चों अपने नगर के पेड़ों को कटवाता नहीं था, बल्कि उनकी देखभाल करवाता था और जहां खाली जगह देखता था वहां बच्चों फूलों के बीज डलवा देता था, वहां फूल उगाते थे और उस पर बच्चों तितलियां मंडराती थी। इस तरह जो है वह दृश्य बहुत ही सौंदर्य भरा होता था। आगे देखिए। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएगा। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा।
इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और सारा दिन सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। एक दिन बच्चों, अमृत दरबार में बैठा हुआ था, अपनी प्रजा के बारे में बात ही कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने को कहा है। तो उसकी सेना जो है वो बहुत ही विशाल है, वह युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएगा। यह सुनकर अमृत बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, ऐसे कौन सी जुगाड़ लगाई जाए, ऐसे कौन सा तरीका या रास्ता निकाला जाए जिससे कि युद्ध ना हो, क्योंकि इससे प्रजा का बहुत नुकसान होगा। तो महामंत्री ने बताया, यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। तो अब बच्चों, राजा जो है, अमृत राजा बहुत चिंता में आ गए थे। वे अपने कक्ष में गए, वे पूरी रात सो नहीं पाए, दिन रात वे सोचते रहे। आगे देखिए फिर क्या होता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह बगीचे में उठकर चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चला गया। शाम के समय राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। तो बच्चों, जैसे ही सुबह हुई, सुबह की पहली किरण निकली सूरज के साथ, वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत महामंत्री को बुलाया और जो उसके मन में विचार आया था उसकी योजना पूरी समझाई महामंत्री को। महामंत्री भी खुश हो गया और साथ ही बच्चों, इसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल वापस चला आया। शाम के समय राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया, सोच में पड़ गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। तो शांतनु कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहता हुआ शांतनु आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें म्यान से निकाली, लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने शांतनु को भी काट लिया। उसका शरीर सूज गया। तो बच्चों, जैसे ही शांतनु आक्रमण करने के लिए भागे उस सुंदर से नगरी पर, तो क्या होता है, सारी मधुमक्खियां जो है उनके सैनिकों पर हमला कर देती है और ऐसे में तलवार भी किसी काम की नहीं रही। आगे देखिए, वह घोड़ों से नीचे गिर गया। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। शांतनु रूंधे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है, अहिंसा ही मेरा धर्म है। तो बच्चों, जैसे ही सारे मधुमक्खियों ने हमला किया तो सारे सैनिक घोड़े उससे गिरने लगे। अब बच्चों, वे किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि मधुमक्खी जब काटती है तो बच्चों सूज फूल जाता है और हमें बहुत दर्द होता है। उसका सर, जैसे ही राजा गिरा तो उसका सर किसी नुकीली वस्तु से टकराया, वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। तो शांतनु रोंदे हुए गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने ही मेरी जान बचाई। तब अमृत याद दिलाता है कि मुझे गुरु की सीख याद है, मैं अहिंसा को ही अपना धर्म मानता हूँ। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव को देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए और गुस्से में वे सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। तो बच्चों,
अमृत ने बताया कि शांतनु, तुमने देखा जैसे ही तुमने मेरी नगरी में प्रवेश किया किस तरह चारों तरफ फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं, उनके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियों की छत्ते हैं। मेरे सैनिकों ने छुपकर जैसे ही तुम लोग घुसे थे हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए, गुलेल मारी, और सारी मधुमक्खियां गुस्से में आकर तुम्हारे सैनिकों को काट लिया। आगे देखो। शांतनु अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया और बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से शांतनु से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूं। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो, और कई बोरों में फूलों के बीज भी हैं। उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊं। शांतनु अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। तो बच्चों, जब शांतनु वापस जाने लगा तो अमृत ने कहा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे राज्य का हाल जानता हूँ। तुम चाहो तो जितना भी धन ले जा सकते हो, और कुछ बोरों में मैं फूलों के बीज भरवा देता हूँ, तुम अपने नगर में छिड़कवा देना, ताकि तुम्हारा नगर भी जो है बच्चों वह फूलों से लग जाएगा। तब मैं आऊं तो मुझे वह फूलों जैसी नगरी मिले। इतना प्यार देखकर बच्चों शांतनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। तो बच्चों, हमें अपने गुरु की शिक्षा को हमेशा याद रखना चाहिए, गुरु की सीख को याद रखना चाहिए, और हमें सदा अहिंसा के और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। तब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।